Hi friends, welcome to English Study Point. Today in this lecture, I am going to talk about Matthew Arnold in the light of literary criticism. Also friends, we know that he lived during Victorian time, so we associate him under the category of Victorian age critique. And friends, I am starting with introduction. So आपको पता होगा मैथ्यू अर्नोल्ड ने जो है लिटरेरी क्रिटिसिज्म की फील्ड में बहुत सारे वर्क्स जो है कंट्रीब्यूट किए हैं एंड उन वर्क्स के थ्रू मैथ्यू अर्नोल्ड एजुकेट करना चाहते हैं लोगों को जो है मतलब इस चीज़ के बारे में अवेयर करना चाहते हैं कि उन्हें जो है किस तरीके से मतलब किसी वर्क को एनालाइज करना चाहिए और साथ ही साथ उस वर्क को पढ़कर अपना क्रिटिसिज्म देना चाहिए। एंड फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन जो है यूजीसी नेट में हमेशा मतलब कभी कभार पूछा जाता है कि किसे फर्स्ट मॉडर्न क्रिटिक बोला गया है। सो मैथ्यू अर्नोल्ड को फर्स्ट मॉडर्न क्रिटिक बोला गया है। ऑल्सो इन्हें जो है क्रिटिक भी बोला जाता है मैथ्यू अर्नोल्ड को। एंड अब हम जो है मैथ्यू अर्नोल्ड की क्रिटिकल वर्क्स के बारे में बात करते हैं। सो सबसे पहला वर्क जो है इनका प्रीफेस टू हिज पोएम्स ऑफ 1853, ये वर्क का नाम है जिसमें ये वो एलिमेंट्स बताने की कोशिश कर रहे हैं जिन एलिमेंट से एक पोएम जो है अच्छी बनती है, व्हाट मेक्स अ गुड पोएम। सो सेकंड वर्क जो है मैथ्यू अर्नोल्ड का, उसका नाम है कल्चर एंड एनार्की। 1869 में ये वर्क जो है लिखा गया था। एंड थर्ड वर्क है स्टडी ऑफ पोइट्री। 1888 में ये वर्क जो है पब्लिश हुआ था। देन फोर्थ वर्क का नाम है फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म एट द प्रेजेंट टाइम, पब्लिश्ड इन 1864। सो फ्रेंड्स, ये चारों जो है फेमस वर्क्स हैं मैथ्यू अर्नोल्ड के, जो कि इन्होंने लिटरेरी क्रिटिसिज्म की फील्ड में जो है मतलब कंट्रीब्यूट किया था। देन अब हम इनके मतलब कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात करते हैं। सो फ्रेंड्स, ये जो आर्किटेक्टोनिक्स सेमीकोलन प्रीफेस टू हिज पोएम्स ऑफ 1853, सो ये जो है पूरा वर्क है एंड इसी वर्क के थ्रू इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था एंड उस कॉन्सेप्ट का नाम है आर्किटेक्टोनिक्स। सो इनका कहना है कि अगर एक पीस ऑफ वर्क है सो हमें जो है उस पीस ऑफ वर्क को जो है एज अ होल लेकर जज करना पड़ेगा, बजाय कि सिर्फ और सिर्फ उसके इंडिविजुअल पार्ट्स को मतलब कंसीडर नहीं करना। हमें उस वर्क को जो है एज अ होल लेकर जो है फिर जो है उस वर्क को जज करना है, यानी उस वर्क को पढ़कर जो है हमें जज करना है, यानी हमें जो है उसको एनालाइज करना है और साथ ही साथ हमें अपने इमोशनल रिस्पॉन्सेज बताने हैं कि हमें जो है वो वर्क किस तरह से लगा, भले ही वो नेगेटिव हो या साथ ही साथ पॉजिटिव हो। सो इन अ पीस ऑफ वर्क it is important that it achieve unity by subordinating the parts टू द होल। कि कहने का मतलब है कि अगर किसी पीस ऑफ वर्क में यूनिटी को अचीव करना है सो उस यूनिटी को जो है तभी अचीव किया जाएगा जब उसके पूरे मतलब एज अ होल जो है उसे कंसीडर किया जाएगा, बजाय कि सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल पार्ट्स के। यू लुक इट एज अ होल एंड नॉट जज द इंडिविजुअल पार्ट्स। कि आपको जो है किसी पीस ऑफ वर्क को अगर यूनिटी को मतलब अचीव करना है तो आपको जो है उस वर्क को जो है एज अ होल देखना पड़ेगा और साथ ही साथ जो है उस वर्क के इंडिविजुअल पार्ट्स को जज नहीं करना हमें। सो जज द यूनिटी ऑफ अ वर्क। सो इनका इस चीज़ पे एम्फेसाइज कर रहे हैं कि हमें जो है मतलब वर्क की अगर यूनिटी को अचीव करना है तो हमें जो है उस वर्क को एज अ होल देखना पड़ेगा। देन द एक्सप्रेशन ऑफ आइडियाज़ इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन डिपिक्शन ऑफ ह्यूमन एक्शन। कि अगर आप देखते हो कि कोई भी वर्क है सो उसमें जो है ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मतलब इम्पॉर्टेंस दी जानी चाहिए वो जो है कि किस तरीके से उस वर्क में आइडियाज़ को एक्सप्रेस किया गया है, उसे जो है ज़्यादा मतलब इम्पॉर्टेंस दी जानी चाहिए, बजाय कि उसमें जो है किस तरीके से ह्यूमन एक्शंस को जो है डिपिक्ट किया गया है। सो इस चीज़ पर जो है एम्फेसाइज ना करके जो है आइडिया मतलब किस तरीके से जो है उस वर्क में आइडियाज़ को एक्सप्रेस किया गया है वो ज़्यादा ज़रूरी है, बजाय कि डिपिक्शन ऑफ ह्यूमन एक्शन। फॉर द सेक ऑफ सिंगल लाइन और पैसेज यू कैनॉट से दैट द पोएम इज़ गुड। कि इनका कहना है कि सिर्फ और सिर्फ आपने जो है किसी वर्क में सिंगल लाइन या फिर सिंगल पैसेज को पढ़ लिया तो आप ये जज नहीं कर सकते कि ये जो पोएम है या फिर ये वर्क जो है ये बहुत अच्छा है। आपको जो है एज अ होल उस पोएम को पहले पढ़ना पड़ेगा, देन आप जो है उसको जज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू मैथ्यू अर्नोल्ड। डोंट जज अ वर्क बाय अ सिंगल लाइन। कि
किसी भी वर्क की सिंगल लाइन को पढ़कर उसे जज मत करो, ना ही सिंगल पैसेज को कंसीडर करो, ना ही सिंगल इमेज को या फिर एक फैंसी एक्सप्रेशन को। आपको अगर जज करना है तो उस वर्क को जो है पूरा आपको पढ़ना पड़ेगा, पूरा एज अ होल जो है उसे देखना पड़ेगा। देन जो है आप उसको जज कर सकते हो, यानी इमोशनल रिस्पॉन्सेज बता सकते हो आप उस वर्क के को पढ़ने के बाद। जब आप अपने इमोशनल रिस्पॉन्सेज दोगे तो आपको जो है एज अ होल देखना पड़ेगा। दीज स्कैटर्ड यूनिट्स विल नॉट कॉन्ट्रीब्यूट टू द यूनिटी, कि मैंने अभी बताया कि यूनिटी जो है तभी अचीव हो पाएगी जब हम जो है वर्क को एज अ होल जो है लेकर चलेंगे। सो इनका कहना है कि अगर ये जो स्कैटर्ड यूनिट्स है यानी इंडिविजुअल यूनिट्स है, ये जो है यूनिटी, इससे जो है यूनिटी मतलब अचीव नहीं हो सकती। सो दीज स्कैटर्ड यूनिट्स विल नॉट कॉन्ट्रीब्यूट टू द यूनिटी, कि ये जो फ्रेगमेंटेड यूनिट्स है अगर हम मतलब इन्हें लेकर जज करने लग गए तो इससे जो है यूनिटी जो है कभी भी अचीव नहीं हो पाएगी। और साथ ही साथ एंड विल ओनली प्रोवाइड पार्शियल असेट, कि मतलब इससे क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ ह्यूमरस असेट्स जो है मतलब हमें मिल पाएंगे, ह्यूमरस असेट्स जो होंगे वो मिल पाएंगे। अगर हम जो है मतलब एनालाइज करेंगे सिर्फ और सिर्फ सिंगल पैसेज को या फिर सिंगल इमेज को, तो इससे क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ हमारे जो है मतलब हम जो है बहुत ज़्यादा मतलब ह्यूमरस वे में जो है असेट्स को मतलब प्रोवाइड करवा पाएंगे। तो इनका इस चीज़ पे एम्फेसाइज करना है कि हमें जब भी कोई भी वर्क को मतलब जज करना है तो हमें उसे एज अ होल लेकर चलना पड़ेगा। देन आर्किटेक्टोनिक्स इज यूनिटी, कि आर्किटेक्टोनिक्स क्या है, एक तरह की यूनिटी है। व्हेन कम्स इन अ राइटिंग व्हेन द एंटायर सेट ऑफ इमेजेस और पैसेजेस और लाइंस कंट्रीब्यूट टू द होल इफेक्ट, कि कहने का मतलब है कि आर्किटेक्टोनिक्स एक यूनिटी है जो कि मतलब किसी भी फॉर्म ऑफ राइटिंग में यानी किसी टेक्स्ट की राइटिंग में तभी आती है जब जो है हम उस टेक्स्ट में जो इमेजेस पैसेजेस लाइंस को जो है मतलब एज अ होल लेकर चलते हैं, और सिर्फ हम जो है उसके इंडिविजुअल पार्ट्स को इग्नोर करने की कोशिश करते हैं, और साथ ही साथ जो है हम उस टेक्स्ट में प्रेजेंट हर एक इमेजेस पैसेजेस या फिर लाइंस को जो है एज अ होल लेकर चलते हैं, तभी जो है आर्किटेक्टोनिक्स को हम जो है अचीव कर सकते हैं। सो आर्किटेक्टोनिक्स क्या है, एक तरीके की यूनिटी है। सो देन अब हम बात करते हैं व्यूज़ और बिलीव्स अबाउट पोइट्री। सो कि मैथ्यू अर्नोल्ड के क्या व्यूज़ थे पोइट्री के बारे में। सो पोइट्री इज़ क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ। सो मैथ्यू अर्नोल्ड का कहना है कि पोइट्री क्या है, लाइफ के बारे में क्रिटिसिज्म देना, और जो कि गवर्न की जाती है लॉज ऑफ पोइटिक ट्रुथ और साथ ही साथ पोइटिक ब्यूटी से। सो मैं फिर से इस चीज़ को एक्सप्लेन करना चाहूँगी। पोइट्री क्या है, लाइफ के बारे में क्रिटिसिज्म देना, एंड साथ ही साथ इसको किस तरीके से गवर्न किया जाता है पोइटिक ट्रुथ और साथ ही साथ पोइटिक ब्यूटी के लॉज से। देन पोइट्री कैन अलोन बी आवर सस्टेनेंस, कि पोइट्री जो है सिर्फ और सिर्फ मतलब एक अकेला ही ऐसा जॉनरा है जिससे हम जो है अपने आप को सस्टेन कर सकते हैं इस एरा में रहकर, जब जो है रिलीजियस बिलीफ्स पर से जो है लोगों का विश्वास उठ गया होता है, तब पोइट्री ही एक ऐसा जॉनरा है जिसके थ्रू हम जो है सस्टेन कर सकते हैं इस एरा में, कंटेम्प्रेरी एरा में। पोइट्री कैन अलोन बी आवर सस्टेनेंस एंड स्टे इन दिस एरा व्हेन रिलीजियस बिलीफ्स आर लूजिंग देयर होल्ड, कि जब लोगों का रिलीजियस बिलीफ्स पर से विश्वास उठता चला जा रहा है तब पोइट्री ही एक ऐसा मतलब मीडियम है सस्टेनेंस का जिसके थ्रू हम जो है आज भी इस प्रेजेंट जॉनरा में रहकर जो है रिलीजियस बिलीफ्स को रिटेन कर पा रहे हैं। पोइट्री इज़ सुपीरियर टू फिलॉसफी। सो मैथ्यू अर्नोल्ड कहते हैं पोइट्री जो है फिलॉसफी से ज़्यादा सुपीरियर है, और साथ ही साथ साइंस रिलीजन इन सभी से जो है सुपीरियर है पोइट्री। द बर्थ ऑफ पोइट्री कैन ओनली बी अंडरस्टूड व्हेन वी रियलाइज दैट पोइट्री शोज अस अ मिरर ऑफ लाइफ, कि पोइट्री की जो बर्थ है वो तब हम जो है तभी मतलब अंडरस्टैंड कर पाते हैं जब हम ये रियलाइज़ कर पाते हैं कि पोइट्री जो है हमें मिरर ऑफ लाइफ दिखाने की कोशिश कर रही है। ये मिरर ऑफ लाइफ क्या मतलब सोसाइटल रियलिटीज़ को जो है पोर्ट्रे करने की कोशिश कर रही है। सो इसी तरह से जो है पोइट्री का जन्म होता है। सो
द बर्थ ऑफ पोइट्री कैन ओनली बी अंडरस्टूड व्हेन वी रियलाइज दैट पोइट्री शोज अस अ मिरर ऑफ लाइफ। सो मिरर ऑफ लाइफ का मतलब है जब हमें पोइट्रीज जो है सोशल रियलिटीज़ यानी सोसाइटी की रियलिटीज़ दिखाने की कोशिश करती है, तब हम देखते हैं कि पोइट्री का जो है बर्थ होता है। देन साइंस अकॉर्डिंग टू अर्नोल्ड इज़ इनकम्प्लीट विदाउट पोइट्री, कि इनका कहना है, मैथ्यू अर्नोल्ड का कहना है कि साइंस जो है बिना पोइट्री के इनकम्प्लीट है। एंड साथ ही साथ रिलीजन और फिलॉसफी एक ऐसे मतलब बेस है जिससे क्या होता है, पोइट्री जो है मतलब कंस्ट्रक्ट की जाती है। ये जो है वे प्रोवाइड कर देते हैं जिससे जो है पोइट्री का फॉर्मेशन होता है। रिलीजन एंड फिलॉसफी जो है वे प्रोवाइड करते हैं जिसके थ्रू क्या होता है, पोइट्री का फॉर्मेशन होता है। देन अ सेंस ऑफ रिलीजन एंड फिलॉसफी इज़ गिवन इन पोइट्री, कि पूरे ही रिलीजन और साथ ही साथ फिलॉसफी का सार जो होता है वो पोइट्री में दिया जाता है। ही कॉल्स पोइट्री ब्रेथ एंड फाइनर स्पिरिट ऑफ नॉलेज। सो फ्रेंड्स, इस मतलब लाइन को भी ध्यान रखना, ये भी यूजीसी नेट में क्वेश्चन बनकर पूछा जाता है कि किसने ये बोला था कि पोइट्री एज फाइनर ब्रेथ एंड फाइनर स्पिरिट ऑफ नॉलेज। सो इसका आंसर होगा मैथ्यू अर्नोल्ड ने जो है इस लाइन को बोला था। ही कॉल्स पोइट्री ब्रेथ एंड फाइनर स्पिरिट ऑफ नॉलेज। अब हम देखते हैं अर्नोल्ड व्यूज़ ऑन व्हाट मेक्स अ गुड पोइट्री, कि क्या क्या एलिमेंट्स प्रेजेंट रहते हैं उस पोइट्री में जो कि उस पोइट्री को अच्छी बना देते हैं। सो इन्होंने कहा 3 प्रिंसिपल्स अकॉर्डिंग टू विच अ पोएम कैन बिकम फ्लॉलेस, कि ऐसे 3 प्रिंसिपल्स हैं जिसकी वजह से पोएम जो है बहुत अच्छी बन जाती है, फ्लॉलेस बन जाती है। सो सबसे पहले इन्होंने बोला कि हमें जो है मतलब मोरल आइडियाज़ पर जो है स्टिक होकर रहना पड़ेगा, यानी क्लिंग होकर रहना पड़ेगा, स्टिकिंग टू द मोरल्स। देन पोइट्री और रिवोल्ट अगेंस्ट मोरल आइडियाज़ इज़ अ पोइट्री फॉर रिवोल्ट अगेंस्ट लाइफ, कि जिस तरीके से हम मोरल आइडियाज़ को पोइट्री में दिखाने की कोशिश करते हैं, सो उस मतलब जिस तरीके से हम जो है मोरल आइडियाज़ को दिखाने की कोशिश करते हैं पोइट्री के थ्रू, सो वो क्या है, हम जो है मतलब रिवोल्ट कर रहे हैं लाइफ के अगेंस्ट। सो उसमें जो है हम मतलब रियलिटीज़ पोर्ट्रे करने की कोशिश करते हैं, मोरल वैल्यूज़ को, मोरल आइडियाज़ को, मोरल बिलीव्स को जो है दिखाने की कोशिश करते हैं। सो ये क्या हुआ, हम जो है लाइफ के अगेंस्ट जाकर रिवोल्ट कर रहे हैं अगर हम इन चीज़ों को, यानी इन चीज़ों को हम पोइट्री के अंदर दिखाने की कोशिश करते हैं। सो इस तरीके से हम ये भी कह सकते हैं पोइट्री ऑफ इनडिफरेंस टू द मोरल आइडिया इज़ अ पोइट्री ऑफ इनडिफरेंस टू लाइफ। सो हम ये भी कह सकते हैं पोइट्री ऑफ इनडिफरेंस टू द मोरल आइडिया इज़ अ पोइट्री ऑफ इनडिफरेंस टू लाइफ। नाउ अब हम ये बात करते हैं एम्पीडोकल्स ऑन एटना। सो एम्पीडोकल्स ऑन एटना है, ये एक पोएम है। ही सेड दैट ही इज़ रिमूविंग फ्रॉम हिज पोइट्री कलेक्शन। सो एम्पीडोकल्स ऑन एटना, मैथ्यू अर्नोल्ड बोल रहे हैं कि मैं जो है इस पोइट्री कलेक्शन को जो है रिमूव करूँगा क्योंकि इट डेविएट्स फ्रॉम द क्लासिकल मोरल आइडियल्स, क्योंकि ये जो है पूरी तरीके से डेविएट करती है क्लासिकल मोरल आइडियल्स से। क्योंकि ये जो पोइट्री कलेक्शन है एम्पीडोकल्स ऑन एटना, ये बहुत जो है अपने सब्जेक्ट मैटर में बहुत डिप्रेसिंग है एंड विल लीव द रीडर होपलेस। और साथ ही साथ ये रीडर को जो है मतलब इसकी एंडिंग जो है मतलब जब रीडर इस पोएम को पढ़ता है तब वो जो है बिल्कुल होपलेस हो जाता है और साथ ही साथ क्रश्ड फील करने की कोशिश करता है। सो इसी रीज़न से जो है मैथ्यू अर्नोल्ड इस पोइट्री कलेक्शन को रिमूव करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि ये डेविएट होती है क्लासिकल मोरल आइडियल से। इट प्रूव टू बी नाइदर इंस्ट्रक्टिव, कि ये जो पोएम है, ये पोइट्री कलेक्शन जो है ये इंस्ट्रक्टिव नहीं है और साथ ही साथ ये जो है रीडर्स को डिलाइट नहीं प्रोवाइड करता, यानी एंटरटेन करने की कोशिश नहीं करता। ये पोइट्री कलेक्शन प्रोवाइड्स वैल्यूज़ विच दे लिव ऑन, कि मतलब एक पोइट्री कलेक्शन ऐसा होना चाहिए जिसमें पोइट्री इस तरीके से लिखी जानी चाहिए जो कि मतलब रीडर्स को जो है वैल्यूज़ प्रोवाइड कर सके, जिसके साथ जो है रीडर्स मतलब सही तरीके से जो है लाइफ को जी सकें। सो प्रोवाइड्स वैल्यूज़ विच दे लिव ऑन। नाउ अब हम बात करते हैं हाई ट्रुथ एंड सीरियसनेस के बारे में। सो हाई क्वालिटी ऑफ पोइट्री लाइज इन इट्स मैटर एंड मैनर। सो कहने का मतलब है कि पोइट्री की जो हायर क्वालिटी है वो लाई करती है उसके सब्जेक्ट मैटर में और साथ ही साथ मैनर में, कि किस तरीके से जो है किसी मतलब पोइट्री को जो है
किस तरीके से मतलब उसमें आइडियाज़ को एक्सप्रेस करने की कोशिश की गई है। सो हाई क्वालिटी ऑफ पोइट्री लाइज इन इट्स मैटर एंड मैनर। ही गोज़ टू एरिस्टोटल ऑब्जर्वेशन, एंड फिर मैथ्यू अर्नल्ड जो है एरिस्टोटल की मतलब ऑब्ज़र्व करते हैं वर्क को, मतलब एरिस्टोटल के बहुत सारे वर्क्स हैं उन्हें ऑब्ज़र्व करते हैं, एंड फिर कहते हैं सेज दैट पोइट्री पोजेस हाई ट्रुथ, कि पोइट्री ही एक ऐसा जॉनरा है जिसमें जो है हायर ट्रुथ जो है पोर्ट्रे किया जाता है, और साथ ही साथ मतलब बिल्कुल सीरियसनेस के साथ जो है पोइट्री को कंस्ट्रक्ट किया जाता है। सो ही गोज़ टू एरिस्टोटल ऑब्जर्वेशन एंड सेज दैट poetry possess high truth and seriousness. There should be superior diction which is going to mark its manner. So इनका कहना है कि एक तरीके का जो है पोइट्री के अंदर सुपीरियर डिक्शन यानी सुपीरियर फॉर्म ऑफ स्टाइल को जो मतलब यूज़ किया जाता है पोइट्री को लिखते समय, सुपीरियर स्टाइल को यूज़ किया जाता है जो कि मतलब विच इज़ गोइंग टू मार्क इट्स मैनर, जो कि हेल्प करती है एक पोइट्री को उसे अप टू मार्क रखने में। सो देन होमर इज़ द बेस्ट मॉडल ऑफ सिंपल ग्रैंड स्टाइल। देन ये बताते हैं कि होमर जो है बहुत मतलब एक बेस्ट मॉडल है सिंपल ग्रैंड स्टाइल को, मतलब उनके वर्क्स जो है सिंपल ग्रैंड स्टाइल से डील करते हैं। देन मिल्टन के बारे में बताते हैं कि मिल्टन जो है बेस्ट मॉडल ऑफ सीवियर ग्रैंड स्टाइल, कि मिल्टन के वर्क्स में जो है सीवियर ग्रैंड स्टाइल का यूज़ किया जाता है। एंड दांते जो है इन दोनों को ही एग्जाम्प्लीफाई करते हैं, एक्सेल करने की कोशिश करते हैं। दांते एग्जाम्प्लीफाइज ही इज़ गुड एट बोथ, कि दांते जो है सिंपल ग्रैंड स्टाइल को यूज़ करने में भी अच्छे हैं एंड साथ ही साथ सीवियर ग्रैंड स्टाइल्स को भी यूज़ करने में अच्छे हैं। सो इन दोनों को ही एग्जाम्प्लीफाई करते हैं दांते। देन अब हम बात करते हैं इमिटेशन ऑफ क्लासिकल वैल्यूज़। सो दिस पर्टिकुलर एज सफ़र्स फ्रॉम स्पिरिचुअल वीकनेस, कि यस स्पिरिचुअल वीकनेस से जो है आज की प्रेजेंट सोसाइटी जो है सफ़र करती है, क्योंकि धीरे धीरे जो है लोगों का जो है विश्वास उठता चला जा रहा है मतलब स्पिरिचुअलिटी से। दिस एज थ्राइव्स ऑन सेल्फ इंटरेस्ट। सो इस एज में क्या है, लोग जो है सिर्फ और सिर्फ अपने से मतलब रखते हैं, और साथ ही साथ ये जो एरा है ये साइंटिफिक मटेरियलिज्म का है, एंड देयरफॉर कैन नॉट प्रोवाइड नोबल कैरेक्टर्स। सो मतलब पोइट्रीज़ के अंदर जो है अब हम देखते हैं कि नोबल कैरेक्टर्स जो है नहीं होते, जो कि हम देखा करते थे क्लासिकल लिटरेचर के मतलब वर्क्स में। ही अर्ज्ड मॉडर्न एंड विक्टोरियन राइटर्स टू लुक टू द एंशिएंट, कि ये जो है मतलब एनकरेज करते हैं मॉडर्न और विक्टोरियन राइटर को कि एंशिएंट ग्रेट कैरेक्टर्स की तरफ जाकर देखो एंड एंशिएंट थीम्स को देखो, और अपने आप को जो है मतलब सही तरीके से गाइड करो और इंस्पायर्ड हो जाओ एंशिएंट के वर्क से। क्लासिकल लिटरेचर पोजेस पैथोस, कि हम देखते हैं कि क्लासिकल लिटरेचर में जो है मतलब पैथोस होते हैं, यानी फीलिंग्स, सैड फीलिंग्स को जो है दिखाया जाता है, और साथ ही साथ मोरल प्रोफंडिटी होती है, यानी मोरल डेप्थ इन डेप्थनेस होती है, और साथ ही साथ नोबल सिंप्लिसिटी दिखाई जाती है क्लासिकल लिटरेचर वर्क्स में। देन मॉडर्न थीम्स अराइज फ्रॉम स्पिरिचुअल वीकनेस, कि हम देखते हैं कि मॉडर्न वर्क्स में जो थीम्स होती है वो स्पिरिचुअल वीकनेस से जो है अराइज होती है, जो कि सूटेबल नहीं है एक ग्रैंड पोइट्री के लिए। इट नेवर पोजेस लॉफ्टीनेस ऑफ हीरोइक पोइट्री, कि मॉडर्न पोइट्रीज जो होती है उनमें जो है मतलब हीरोइक पोइट्री की तरह सॉफ्टनेस नहीं होती। एंड मॉडर्न राइटर्स कंप्लेन दैट एंशिएंट सब्जेक्ट्स पोज प्रॉब्लम, कि मॉडर्न राइटर्स ये कंप्लेन करते हैं कि एंशिएंट जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो कहीं ना कहीं मतलब प्रॉब्लम को जो है पोज करके रख देते हैं, क्योंकि उनका जो है मतलब उनके जो वर्क्स हैं वो एंशिएंट कल्चर, कस्टम, मैनर्स, ड्रेस के अराउंड जो है सिचुएटेड होते हैं। मॉडर्न रीडर्स आर नॉट फेमिलियर टू एंशिएंट कल्चर, एंड कहने का मतलब है कि मॉडर्न रीडर्स जो है फेमिलियर नहीं है कि एंशिएंट टाइम पर किस तरीके के कल्चर, कस्टम्स, मैनर्स को फॉलो किया जाता था। देन राइटर शुड नॉट कंसर्न हिमसेल्फ विद द एक्सटर्नल क्लासिकल वैल्यूज़, कि इनका कहना है कि राइटर्स को जो है अपने आप को जो है एक्सटर्नल क्लासिकल वैल्यूज़ से जो है मतलब कंसर्न नहीं होने चाहिए, एंड बट विद इन द इनवर्ड मैन, कि कहने का मतलब है कि राइटर्स जो है मतलब जब भी पोइट्रीज़ को फॉर्म करते हैं तो वो जो है इनवर्ड मैन होने चाहिए, यानी वो जो है
इंसाइट होने चाहिए उनके अंदर, और साथ ही साथ जो है अपने इंसाइट्स के बेसिस पे जो है वो जो है एक पोइट्री को कंस्ट्रक्ट करें। और साथ ही साथ आइडिया ऑफ इमिटेशन। सो आइडिया ऑफ इमिटेशन से कहने का मतलब ये है कि मैथ्यू आर्नोल्ड कहते हैं कि जो भी मतलब मॉडर्न राइटर्स को वर्क को कंस्ट्रक्ट करना चाहिए तो उन्हें जो है क्लासिकल वैल्यूज़ के रूल्स एंड रेगुलेशंस को मतलब ध्यान में रखते हुए जो है अपने वर्क्स को कंस्ट्रक्ट करना चाहिए। वॉट एवर वन रीड्स और नोज कीप्स ऑन कमिंग बैक टू हिम। कि कहने का मतलब है कि कोई रीडर जो है कुछ भी रीड करे या फिर मतलब कुछ भी जाने, सो उसके पास जो है वो सब वापस आ जाता है। वॉट एवर वन रीड्स, कि कोई भी कुछ भी रीड करता हो और कोई भी कुछ नॉलेज को कंटेन करके रखता हो यानी नोज, सो उसके पास जो है वही चीज़ें जो है वापस आ जाती है। इफ़ अ पोइट वॉन्ट्स टू रीच द हाई स्टैंडर्ड, कि अगर किसी सबसे अच्छा एग्जाम्पल ये है कि अगर एक पोइट है उसे हाई स्टैंडर्ड पर जो है रीच करना है, यानी उसका एम है कि उसे जो है हाई स्टैंडर्ड तक पहुंचना है ऑफ द क्लासिकल राइटर्स, सो उसे जो है कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली जो है उनके वर्क्स को इमिटेट करना पड़ेगा। देन जो है वो रीच कर सकता है हाई स्टैंडर्ड्स पर जो कि उसने सेट किए थे अपने आप के लिए। देन अब हम बात करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ क्रिटिसिज्म के बारे में। मैथ्यू आर्नोल्ड के क्या व्यूज़ है। सो इनका कहना है पर्पस इज़ टू नो द बेस्ट व्हाट इज़ नोन एंड थॉट व्हाट इज़ इन द वर्ल्ड। कि इनका कहना है कि क्रिटिसिज्म एक तरीके का ऐसा पर्पस है यानी ज़रिया है जिसके थ्रू जो है हम जान पाते हैं कि क्या हमारे लिए बेस्ट है और क्या हम सोच सकते हैं इस वर्ल्ड में रहकर। सो पर्पस इज़ टू नो द बेस्ट व्हाट इज़ नोन, कि जो भी हम जानते हैं सो इससे क्या होता है हम जो है ये जान पाते हैं कि हमें जो है बेस्ट तरीके से किस चीज़ को जानना चाहिए और क्या हमें बेस्ट तरीके से इस वर्ल्ड में रहकर सोचना चाहिए। और साथ ही साथ इट इज़ बाय क्रिटिसिज्म वी गेट टू नो व्हाट इज़ रिटन टिल द डेट, कि हम जो है क्रिटिसिज्म के थ्रू ये भी जान पाते हैं कि क्या अब तक लिखा गया है बेस्ट पॉसिबल मैनर में टू द बेस्ट दैट इज़ नोन एंड थॉट इन द वर्ल्ड। इसके थ्रू हम ये जान पाते हैं कि क्या बेस्ट चीज़ है जिसे हमें जानना चाहिए और हमें जो है इस वर्ल्ड में रहकर कैसे अच्छा सोचना चाहिए। एंड बाय इन इट्स टर्न मेकिंग इट नोन टू क्रिएट अ करंट ऑफ ट्रू एंड फ्रेश आइडियाज़, कि ये जो है क्रिटिसिज्म हमें हेल्प करता है कि हमें जो है ट्रू और फ्रेश आइडियाज़ तक कैसे मतलब हमारे माइंड में जो है ट्रू और फ्रेश आइडियाज़ जो है कैसे क्रिएट हो सकते हैं उसके बारे में हमें जो है क्रिटिसिज्म से जानकारी मिलती है। अ क्रिटिक इज़ अ सोशल बेनिफैक्टर इन हिज व्यू द क्रिएटिव आर्टिस्ट, कि इनका कहना है मैथ्यू आर्नोल्ड का क्रिटिक जो है सोशल बेनिफैक्टर होता है और साथ ही साथ एक तरीके का क्रिएटिव आर्टिस्ट होता है। नो मैटर हाउ मच जीनियस वुड कम राइटर इज़ अ सॉरी फिगर, कि मतलब आप देख सकते हो कि राइटर कितना भी जीनियस हो बट फिर भी जो है उसे मैथ्यू आर्नोल्ड कहते हैं वो सॉरी फिगर है। अगर मतलब राइटर के लिखे गए वर्क पर एक अच्छा क्रिटिसिज्म ना लिखा जाए एक क्रिटिक द्वारा तो उस राइटर का वर्क जो है उसकी भी कोई वैल्यू नहीं है अकॉर्डिंग टू मैथ्यू आर्नोल्ड। सो इनका कहना है कि क्रिटिक जिस तरीके से किसी राइटर के वर्क को पर क्रिटिसिज्म देता है वो ज़्यादा मतलब इनके लिए मैथ्यू आर्नोल्ड के लिए इम्पॉर्टेंट है। एंड ये जो है साथ ही साथ क्रिटिक को क्रिएटिव आर्टिस्ट समझते हैं और साथ ही साथ जो है राइटर को सॉरी फिगर समझते हैं। अ क्रिटिक इज़ अ सोशल बेनिफैक्टर इन हिज व्यू द क्रिएटिव आर्टिस्ट। नो मैटर हाउ मच जीनियस वुड कम राइटर इज़ अ सॉरी फिगर विदाउट द क्रिटिक टू कम टू हिज एज। देन critique does not come critiques the work of a genius, that genius in spite of being a great creator would be not able to showcase his work to the world। so कहने का मतलब है if a critique does not come, कि अगर ये क्रिटिक जो है इस वर्ल्ड में नहीं आया होता एंड उसने जो है किसी जीनियस राइटर के वर्क पर क्रिटिक नहीं किया होता यानी अपने व्यूज़ नहीं दिए होते किसी राइटर के वर्क पे, सो that genius in spite of being a great creator would be not able to showcase his work to the world। कि वो जीनियस एज अ क्रिटिक जो है पूरी दुनिया को जो है अपने मतलब ग्रेट क्रिएटर बनकर जो है अपने वर्क को इस दुनिया के सामने जो है नहीं दिखा पाता। सो इफ़ क्रिटिक डज नॉट कम
critiques the work of a genius, then genius, in spite of being a great creator, would be not able to showcase his work to the world. So इससे जो है, इस लाइन के थ्रू मैथ्यू अर्नोल्ड ये बताना चाह रहे हैं कि क्रिटिक की जो है बहुत मतलब अच्छी पोजीशन होती है, उसे जो है राइटर से भी ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंस दी जानी चाहिए. सो ये कहना चाहते हैं कि अगर क्रिटिक जो है इस दुनिया में नहीं आया होता एंड उसने किसी जीनियस राइटर के वर्क पर क्रिटिक नहीं किया होता, तो क्या होता कि जीनियस इन स्पाइट ऑफ बीइंग अ ग्रेट क्रिएटर, कि वो जीनियस राइटर मतलब एक अच्छा क्रिएटर होने के बावजूद भी जो है इस पूरे वर्ल्ड को जो है अपना वर्क जो है नहीं दिखा पाता. सो क्रिटिक जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है, राइटर से भी ज़्यादा जो है मतलब क्रिटिक को इम्पोर्टेंस दी जानी चाहिए अकॉर्डिंग टू मैथ्यू अर्नोल्ड. देन according to him, criticism did not come from the branch of philosophy, it is not even a craft. कि कहने का मतलब है कि कोई क्रिटिसिज्म जो है किसी ब्रांच ऑफ फिलॉसफी से नहीं आया, ना ही कोई क्राफ्ट से आया. क्रिटिसिज्म क्या है? किसी आर्ट के बारे में जजमेंट देना, यानी किसी वर्क को पढ़कर जो है अपने इमोशनल रिस्पॉन्सेस देना उस वर्क को पढ़कर. क्रिटिक शुड नॉट बिलोंग टू नो पार्टी, कि क्रिटिक जो है वो एक ऐसा इंडिविजुअल होता है, वो किसी पार्टी से नहीं बिलोंग करता, भले ही वो इंटेलेक्चुअल हो, रिलीजियस हो या फिर पॉलिटिकल हो, वो किसी भी पार्टी से नहीं बिलोंग करता. अ क्रिटिक शुड लर्न टू थिंक ऑब्जेक्टिवली, कि एक क्रिटिक जो होना चाहिए उसे जो है ऑब्जेक्टिव तरीके से जो है किसी मतलब सोचना चाहिए और चीज़ों को लर्न करने की कोशिश करनी चाहिए. ऑब्जेक्टिव यानी विदाउट एनी सॉर्ट ऑफ बायस. ही शुड डेमोन्स्ट्रेट ऑब्जेक्टिवली, उसे जो है डिमॉन्स्ट्रेट भी ऑब्जेक्टिव तरीके से करना चाहिए किसी वर्क को. मोर देन एनी अदर पर्सन ऑन दिस अर्थ, कि क्रिटिक के अलावा जो है मतलब चीज़ों को जो है डेमॉन्स्ट्रेट करना भी जो है कोई मतलब दूसरा इंसान नहीं जान सकता इस अर्थ पर रहकर. एक वो क्रिटिक ही ऐसा एक इंडिविजुअल है जो कि ऑब्जेक्टिव तरीके से सोच पाता है और साथ ही साथ लर्न कर पाता है चीज़ों को और साथ ही साथ डेमॉन्स्ट्रेट कर पाता है एक ऑब्जेक्टिव तरीके से. क्रिटिसिज्म विच इज़ गोइंग टू पुट अ स्टैम्प ऑन द मार्क ऑफ, कि क्रिटिसिज्म के एक क्रिटिक क्या करता है मतलब किसी भी राइटर के वर्क को पढ़कर जो है अपना क्रिटिसिज्म देता है. एंड अगर उसका क्रिटिसिज्म बहुत अच्छा होता है तो वो क्या करता है मतलब बहुत ज़्यादा जो है मार्क छोड़कर रख देता है, यानी मतलब एक स्टैम्प छोड़कर रख देता है. सो मार्क ऑफ अ स्टैम्प. देन जीनियस क्रिटिसिज्म शुड बी इक्वली वैल्यूड. सो कहा जाता है कि एक तरीके का जो मतलब क्रिटिसिज्म जो है जिसे जो है जीनियस तरीके से जो है क्रिटिसिज्म दिया गया है उसे भी जो है इक्वल इम्पोर्टेंस दी जानी चाहिए, क्योंकि ये कोई क्राफ्ट नहीं है, ये एक मतलब जजमेंट है, आर्ट ऑफ जजमेंट है. नॉट एवरीबडी कैन बी अ गुड क्रिटिक, कि मैथ्यू अर्नोल्ड का कहना है कि हर कोई जो है एक अच्छा क्रिटिक नहीं बन सकता. सो कहना चाहते हैं मैथ्यू अर्नोल्ड कि अगर कोई वर्क जो है और क्रिटिक जो है उस वर्क को पढ़कर अपना क्रिटिसिज्म बहुत अच्छा देता है, जीनियस तरीके से दिखाया मतलब उस वर्क के प्रति अपना क्रिटिसिज्म देता है, सो वो वर्क क्या करता है मतलब फाइन मार्क जो है छोड़कर रख देता है, यानी फाइन इम्प्रेशन छोड़कर रख देता है. देन अब हम बात करते हैं व्हाट मेक्स अ गुड क्रिटिक. सो अब जो है मैथ्यू अर्नोल्ड ने बहुत सारी क्वालिटीज़ बताई है कि किस तरीके से जो है एक अच्छा क्रिटिक बना जा सकता है. सो स्टडी ऑफ पोइट्री. व्हेन वन रीड्स पोइट्री ही टेंड्स टू एस्टिमेट वेदर इट इज़ ऑफ बेस्ट फॉर्म और नॉट, कि अगर कोई पोइट्री को रीड करता है सो सबसे पहले तो उसे ये मतलब एस्टिमेट करना चाहिए कि क्या ये मतलब पोइट्री की बेस्ट फॉर्म है या नहीं. एंड अब वो जो है क्वालिटीज़ बताते हैं कि गुड क्रिटिक के. सबसे पहले वो बताते हैं रियल एस्टिमेट. सो रियल एस्टिमेट क्या है? एक तरीके का अनबायस्ड व्यू पॉइंट है, यानी विदाउट एनी बायस एक अनबायस्ड व्यू पॉइंट है जो कि मतलब अपने साथ हिस्टोरिक बैकग्राउंड को भी लेकर चलता है और साथ ही साथ क्रिएटिव फैकल्टी को भी लेकर चलता है. सो एक अच्छा क्रिटिक कौन होता है? तो वो मतलब सबसे पहले ये क्वालिटी बताते हैं मैथ्यू अर्नोल्ड कि वो जो है रियल एस्टिमेशन करता है, यानी उसके जो व्यू पॉइंट्स होते हैं उस वर्क को पढ़ने के बाद वो बिल्कुल अनबायस्ड होते हैं और साथ ही साथ जो है वो उस वर्क
को सिर्फ उस वर्क को ही नहीं पढ़ता, साथ ही साथ उस वर्क से रिलेटेड उसके हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट को भी पढ़ता है, और साथ ही साथ उस हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट के बारे में अपने व्यू पॉइंट्स देने की कोशिश करता है, और साथ ही साथ उसके अंदर एक तरीके की क्रिएटिव फैकल्टी होती है। और मैथ्यू आर्नोल्ड कहते हैं कि लोग जो है बहुत रेयर में ही जो है रियल एस्टीमेट को यूज़ किया करते हैं। लुक एट द वर्ड्स ऑफ पोइट्री, कि कहने का मतलब है कि बहुत रेयर ही ऐसे लोग होते हैं जो पोइट्री को ध्यान से पढ़कर जो है एक एक वर्ड को पढ़ने की कोशिश करते हैं और फिर जो है मतलब अपने व्यू पॉइंट्स देते हैं। ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। ही इज़ कंपेयरिंग करंट वर्क विद हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट, कि मतलब उसके अंदर जो मतलब जिसके अंदर जो है रियल एस्टिमेशन की क्वालिटीज़ होती है, वो जो है मतलब कंटेम्प्रेरी वर्क को जो है उसके हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट के साथ भी कंपेयर करने की कोशिश करता है। एंड फिर मैथ्यू आर्नोल्ड बताते हैं कि एंशिएंट वर्क्स जो हुआ करते थे वो मतलब बेटर होते थे आज के करंट वर्क्स से। रेजेस क्रिटिक एट अ हाई पेडेस्टल, कि रियल एस्टिमेशन क्या करता है कि वो जो है एक क्रिटिक को जो है उसकी पोजीशन को जो है एक हाई पेडेस्टल तक लेकर जाता है। एंड हिंडर्स वन फ्रॉम नोटिसिंग इट्स वीकनेस, कि साथ ही साथ जो है अगर किसी क्रिटिक के अंदर जो है किसी भी तरीके की वीकनेस होती है तो उसे भी जो है मतलब कंसील करके रख देता है रियल एस्टिमेशन अगर किसी क्रिटिक के अंदर होता है तो। एंड उसे साथ ही साथ जो है रियल मतलब उसकी पोजीशन को जो है हाई पेडेस्टल पर लाकर खड़ा कर देता है। देन हिस्टोरिक एस्टिमेट प्लीजेस हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट अबव द वैल्यू ऑफ आर्ट इटसेल्फ, कि मतलब अगर हमें जो है एक अच्छी क्वालिटी ये भी होती है एक अच्छे क्रिटिक के अंदर कि वो जो है किसी भी वर्क को पढ़ने से पहले जो है उसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को जो है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता है। ये होती है हिस्टोरिक एस्टीमेट। और साथ ही साथ पर्सनल एस्टीमेट। सो पर्सनल एस्टीमेट क्या है कि ये जो है क्रिटिक के पर्सनल टेस्ट पे यानी पर्सनल लाइक्स और डिसलाइक पर डिपेंड करती है। सो डिपेंड्स ऑन पर्सनल टेस्ट, लाइक्स, डिसलाइक्स ऑफ द क्रिटिक एंड दिस अफेक्ट्स क्रिटिक जजमेंट ऑफ पोएट्री। एंड यही जो उसका पर्सनल एस्टिमेशन होता है वही एक क्रिटिक की मतलब पोएट्री की जजमेंट को अफेक्ट करता है। यू शुड नॉट कन्फाइन योर सेल्फ टू द लिटरेचर ऑफ योर ओन कंट्री, कि इनका कहना है कि सिर्फ और सिर्फ अपने आप को जो है मतलब बाउंड करके मत रख दो, कि मतलब इनका कहना है कि आप अपनी कंट्री की लिटरेचर को पढ़कर ही अपने आप को जो है कन्फाइन मत करो। आप जो है फॉरेन लिटरेचर्स को भी देखो, उनके आइडियाज़ को भी जानो और साथ ही साथ नए आइडियाज़ को जो है अपने माइंड में कल्टीवेट करने की कोशिश करो और साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव एंडेवर्स यानी ऑब्जेक्टिव एफर्ट्स जो है लगाओ। सो you should not confine yourself to the literature of your own country. You should substantially look at the foreign literature and ideas because the propagation of ideas should be an objective endeavor. कि अगर हम foreign literature को भी अगर पढ़ेंगे तो इससे क्या होगा, हमारे माइंड में जो है नए नए तरीके के आइडियाज़ कल्टीवेट होंगे जो कि एक तरीके का ऑब्जेक्टिव एंडेवर होगा यानी एफर्ट होगा अकॉर्डिंग टू मैथ्यू आर्नोल्ड। देन इन्होंने जो है यूज़ ऑफ टचस्टोन मेथड। अब हम बात करते हैं कि ये टचस्टोन मेथड के बारे में क्या बताते हैं। सो इफ़ अ पोएट इज़ ट्रूली क्लासिक हिज पोएट्री विल गिव रीडर्स रियल प्लेजर, कि अगर एक पोएट सही मायने में है क्लासिक है तो उसकी जो पोएट्री है वो रीडर्स को एक तरीके का रियल प्लेजर देगी एंड साथ ही साथ उसे जो है इस चीज़ पर एनेबल कर देगी कि वो जो है अपनी पोएट्री को जो है दूसरी पोएट्री के साथ कंपेयर और कंट्रास्ट कर पाएगा जो कि हाई मतलब सेम स्टैंडर्ड के नहीं होते। सो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर कोई पोएट जो है क्लासिक होगा सो उसकी पोएट्री जो है वो पढ़ने के बाद जो है रीडर्स को रियल प्लेजर मिलेगा एंड साथ ही साथ रीडर्स जो है कंपेयर और कंट्रास्ट कर पाएंगे दूसरी पोएट्री के साथ जो कि सेम हाई स्टैंडर्ड से नहीं होते। कि मैथ्यू आर्नोल्ड जो है अब इस चीज़ पर एम्फेसाइज कर रहे हैं कि हमें जो है क्लासिक वर्क्स को जो है खुली आंखों से पढ़ना चाहिए और ना कि ब्लाइंड आंखों से। सो रीड क्लासिक्स विद एन ओपन आई एंड नॉट टू बी ब्लाइंड टू द फॉल्ट्स ऑफ क्लासिकल वर्क्स। कि इनका कहना है कि हमें जो है क्लासिक वर्क्स को जो है खुली आंखों से यानी विद द हेल्प ऑफ सीरियसनेस से जो है
मतलब क्लासिकल वर्क्स को पढ़ना चाहिए। हमें जो है ब्लाइंडली जो है पढ़ते नहीं रहना चाहिए। हमें जो है क्लासिकल वर्क्स में भी जो है फॉल्ट्स ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए, जिससे क्या होगा, हम जो है पोइट्री को मतलब रेटिंग्स दे पाएंगे प्रॉपर वैल्यू के साथ। देन अब हम बात करते हैं टचस्टोन मेथड क्या होता है, कि इसमें जो है लाइंस एंड एक्सप्रेशन ऑफ ग्रेट मास्टर, कि टचस्टोन मेथड्स के थ्रू जो है हम ये आइडेंटिफाई कर पाते हैं लाइंस और साथ ही साथ एक्सप्रेशन जो कि ग्रेट मास्टर द्वारा दिए गए हैं। और ये क्या है, मतलब टचस्टोन मेथड है एक तरीके की वर्क स्टडी ऑफ पोइट्री, की किस तरीके से हम जो है पोइट्री के वर्क्स को जो है स्टडी के बारे में स्टडी कर सकते हैं। इट इज़ और शुड बी यूज टू एनालाइज पोइट्री, कि ये जो मेथड है ये यूज़ किया जाता है पोइट्री को एनालाइज करने में। यू डिटरमाइन वेदर द पोइट्री इज़ ऑफ हाई स्टैंडर्ड, कि हम जो है टचस्टोन मेथड के थ्रू ये डिटरमाइन कर पाते हैं कि क्या पोइट्री हाई, मतलब क्या कोई पोइट्री हाई स्टैंडर्ड की है या फिर नहीं। और ये जो मेथड है ये बोरो किया गया था लंजाइनस से। दिस मेथड फर्स्ट यूज इन इंग्लैंड बाय जोसेफ एडिसन, कि इस मेथड को, टचस्टोन मेथड को सबसे पहले जो है इंग्लैंड में रहने वाले जोसेफ एडिसन ने जो है इसे यूज़ किया था। ही वुड हैव अ मैन रीड क्लासिकल वर्क्स, कि ये चाहते थे कि कोई मतलब इंडिविजुअल मैन जो है वो क्लासिकल वर्क्स को पढ़े, विच हैज़ स्टूड द टेक्स्ट टाइम एंड प्लेस, कि उससे क्या होगा कि किसी भी टेक्स्ट को जो है हम जो है किसी टेक्स्ट की पोजीशनिंग कर पाएंगे कि वो जो है किस टाइम किस प्लेस में जो है सेटअप हुआ था। एंड ऑल्सो दोज मॉडर्न वर्क फाइंड हाई प्रेज, कि उससे क्या होगा कि मॉडर्न वर्क्स को जो है हाई मतलब प्रेज मिलेगी। So this method first used in England by Joseph Addison. He would have a man read classical works which has stood the text, time and place, कि जिसके थ्रू क्या होगा कि हम पोजीशनिंग कर पाएंगे कि ये टेक्स्ट जो है कब मतलब पब्लिश हुआ था, इसके मतलब किस टाइम पर यानी किस एरा में पब्लिश हुआ था, एंड कौन सी प्लेस में जो है इसे सिचुएट किया गया है। एंड ऑल्सो दोज मॉडर्न वर्क फाइंड हाई प्रेज, और इससे क्या होगा कि मॉडर्न वर्क्स जो है को भी हाई प्रेज मिलेगी अमंग कंटेम्प्रेरीज के बीच में जो है हाई वर्क्स को भी मतलब प्रेज मिलेगी। देन इन ऑर्डर टू जज अ पोइट्स वर्क प्रॉपरली, कि इनका कहना है कि अगर किसी पोइट के वर्क को प्रॉपर तरीके से जज करना है, अ क्रिटिक शुड कंपेयर द पोइट्स वर्क टू पैसेजेस। सो उस क्रिटिक को जो है पोइट के वर्क में जो पैसेजेस प्रेजेंट है उनसे कंपेयर करना पड़ेगा, विच आर टेकन फ्रॉम द वर्क्स ऑफ ग्रेट मास्टर्स ऑफ पोइट्री। एंड ये जो पैसेजेस हैं ये वहाँ से लिए जाने चाहिए जो कि मतलब ये जो वर्क्स हैं उन मास्टर्स, ये जो वर्क्स हैं मतलब ग्रेट मास्टर्स ऑफ पोइट्री से लिए जाने चाहिए, विच आर टेकन फ्रॉम द वर्क्स ऑफ ग्रेट मास्टर्स ऑफ पोइट्री। दिस पैसेजेस शुड बी अप्लाइड टू द टचस्टोन ऑफ अदर पोइट्री, कि ये जो पैसेजेस हैं ये दूसरी पोइट्री के को कंपेयर करने में भी अप्लाई किए जाने चाहिए। देन वी नीड टू कंपेयर पोएम विद अदर पैसेजेस, कि हमें जो है पोएम को दूसरे पैसेजेस के साथ भी कंपेयर करना चाहिए और जो कि एंशिएंट राइटर्स द्वारा लिखे गए हैं, विच हैव स्टूड द टेस्ट ऑफ टाइम विच आर नाउ एवरग्रीन, कि मतलब जो आज भी जो है मतलब उन एंशिएंट राइटर्स के वर्क जो आज भी एवरग्रीन है। सो मतलब जिन वर्क्स को, जिन एंशिएंट राइटर्स के लिखे गए वर्क्स को आज भी एवरग्रीन कंसीडर किया जाता है, सो उन वर्क्स के साथ जो है पोएम्स को और साथ ही साथ उनके पैसेजेस को जो है कंपेयर किया जाना चाहिए। बाय कंपेयरिंग वी फाइंड वेदर दिस वर्क इज़ बेटर और वर्स देन दैट, कि कंपेयर करने से क्या होगा, हम ये ढूंढ पाएंगे कि ये वर्क जो है बेटर है या फिर वर्स्ट है। देन ही अप्लाइड टचस्टोन मेथड बाय टेकिंग एग्जाम्पल्स फ्रॉम द टाइम टेस्टेड क्लासिक्स, कि इन्होंने जो है टचस्टोन मेथड को मतलब एग्जाम्पल्स के साथ जो है अप्लाई किया और मतलब क्लासिकल वर्क्स के साथ साथ जो है कंपेयर किया कंटेम्प्रेरी राइटर्स की पोइट्री के साथ। सो इन ऑर्डर टू डिटरमाइन वेदर द पोइट्री पोजेस हाई पोइटिक स्टैंडर्ड ऑफ द क्लासिक्स, कि मतलब ये डिटरमाइन करना चाहते थे, कंपेयर करके इस चीज़ को डिटरमाइन करना चाहते थे कि क्या पोइट्री जो है हाई पोइटिक स्टैंडर्ड के क्लासिकल मतलब हाई पोइटिक स्टैंडर्ड के क्लासिक से मैच करती है या नहीं। द पोएम शुड नॉट रिजेंबल और पोजेस एनी सिमिलैरिटी, और साथ ही साथ जो है वो जो पोएम होनी चाहिए
वो जो है मतलब पोजेस नहीं करनी चाहिए टच स्टोन की मेथड की सिमिलैरिटी के साथ। एंड साथ ही साथ होमर, दांते, शेक्सपियर, मिल्टन, इन सभी का नाम लेकर जो है वो बताते हैं कि ये सभी जो है जीनियस को पोजेस करते हैं। एंड इनका कहना है चौसर शुड नॉट बी यूज एज अ टच स्टोन, कि चौसर को जो है टच स्टोन मेथड में यूज़ नहीं किया जाना चाहिए। अ पर्सन हु एग्जाम्प्लीफाइज द टच स्टोन पोएट्री, कि चौसर की जो पोइट्रीज़ होती थी वो टचस्टोन पोइट्री को भी एक्सेल करती थी। सो इसलिए जो है चौसर को नहीं लिया जाना चाहिए। एंड इनका कहना था होमर, दांते, शेक्सपियर, मिल्टन, इन सभी की पोइट्रीज़ के साथ जो है एंशियंट राइटर्स की पोइट्री के साथ आज की कंटेम्प्रेरी पोइट्री जो है कंपेयर की जानी चाहिए, जिसके थ्रू जो है हम ये डिटरमाइन कर पाएंगे कि हमारी कंटेम्प्रेरी पोइट्रीज़ भी जो है क्या वो क्लासिकल पोइट्रीज़ की तरह हाई पोइटिक स्टैंडर्ड को मेंटेन करके रखती है या नहीं। द पोएम शुड नॉट रिजेंबल और पोजेस एनी सिमिलैरिटी टू द टचस्टोन। देन द क्रिटिक शुड नॉट लेबल इन वेन, कि क्रिटिक को जो है मतलब वेन में जो है लेबल नहीं करना चाहिए। सो ट्राइंग टू एक्सप्लेन द ग्रेटनेस ऑफ पोइट्री, उसे जो है मतलब पोइट्री की ग्रेटनेस को एक्सप्लेन करना चाहिए। और साथ ही साथ जो है उसे मतलब हाईएस्ट एग्जाम्पल्स देने चाहिए। ही पॉइंट्स आउट हाईएस्ट स्पेसिमेंस ऑफ द पोइटिक क्वालिटी, उसे जो है हाईएस्ट एग्जाम्पल्स जो है पोइटिक क्वालिटी के उसे जो है पॉइंट आउट करके जो है रीडर्स को बताना चाहिए। देन मैथ्यू अर्नोल्ड गिव्स प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म। सो मैथ्यू अर्नोल्ड ने जो है प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म देने की कोशिश की थी। देन वो कहते हैं व्हेन यू टेक अप वर्क्स ऑफ अ राइटर एंड व्हेन यू जज दैट वर्क, कि आप जो है किसी राइटर के वर्क को मतलब उठाते हो एंड फिर उसे जज करते हो। सो वो क्या है, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म है। व्हेन यू टेक अ पीस ऑफ अ पोएम एंड देन एनालाइज इट एंड पॉइंट आउट द वीकनेस एंड स्ट्रेंथ ऑफ दैट पोएम, कि आप जो है किसी भी राइटर के वर्क को या फिर उसकी पोएम को अगर ले उठाते हो, देन उसे एनालाइज करते हो और साथ ही साथ उस पोएम के अंदर उसकी वीकनेस और स्ट्रेंथ को बताते हो। सो ये क्या है, ये एक तरीके का प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म है। सो सबसे पहले वो मतलब चौसर के वर्क्स को पढ़कर जो है उस पर अपना प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म देते हैं। देन ड्राइडन एंड पोप के वर्क्स में जो है को पढ़कर प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म देते हैं। देन थॉमस ग्रे, देन रॉबर्ट बर्न्स, देन शेक्सपियर। देन सबसे पहले हम बात करते हैं चौसर के बारे में। वो क्या बताते हैं, चौसर वॉज नरिश्ड बाय द रोमांस पोइट्री ऑफ फ्रेंच, कि इनका कहना था कि चौसर जो है वो एकदम नरिश्ड है मतलब फ्रेंच की रोमांस पोइट्री से। ही वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय इटालियन राइम रॉयल स्टेंजा। सो फ्रेंड्स इसे ध्यान रखना, ये भी यूजीसी नेट में क्वेश्चन पूछा जाता है कि चौसर जो है वो इन्फ्लुएंस थे इटालियन राइम रॉयल स्टेंजा से। देयर इज़ एक्सीलेंस ऑफ स्टाइल एंड सब्जेक्ट इन हिज पोइट्री, कि जिस स्टाइल को ये यूज़ करते थे एंड जिस सब्जेक्ट को अपनी पोइट्री में यूज़ करते थे, सो वो जो है मतलब उनमें जो है एक्सीलेंस हुआ करती थी, विच इज़ अ क्वालिटी दैट फ्रेंच पोइट्री लैक। एंड इनके अंदर, इनके वर्क्स के अंदर ऐसी क्वालिटी थी जो कि फ्रेंच पोइट्री लैक करती है। देन चौसर इज़ द वेल ऑफ इंग्लिश, कि ये जो है मतलब चौसर जो है इंग्लिश पोइट थे जो कि बिल्कुल करप्ट नहीं थे। इनके वर्क्स में हम फ्रीडम को देखते हैं, स्पॉन्टेनिटी होती है एंड लार्जनेस इन चौसर्स राइटिंग। स्टिल चौसर कैन नॉट बी कॉल्ड अ क्लासिक पोएट लाइक होमर, कि इन सब मतलब इनके वर्क्स में ये सब चीज़ें प्रेजेंट होने के बाद भी चौसर को जो है क्लासिक पोएट होमर, वर्जिल और शेक्सपियर की तरह नहीं बोला जाता, बिकॉज हिज पोइट्री डज नॉट हैव हाई पोइटिक सीरियसनेस, क्योंकि इनकी पोइट्री में जो है मतलब हाई पोइटिक सीरियसनेस नहीं होती थी, विच मतलब जिसे जो है एरिस्टोटल बताते हैं कि मतलब पोइट्री के अंदर सीरियसनेस होना एक मतलब सुपीरियर होता है हर तरीके की आर्ट से। सो अगर पोइट्री के अंदर सीरियसनेस होती है, जिसे एरिस्टोटल बताते हैं कि अगर पोइट्री के अंदर सीरियसनेस होगी सो वो जो है हर तरीके की आर्ट से सुपीरियर है, विच एरिस्टोटल रिगार्ड्स एज द मास्क ऑफ सुपीरियरिटी ओवर ऑल अदर आर्ट्स। देन ड्राइडन एंड पोप, सो ये जो है 18th सेंचुरी के मतलब पोएट्स हैं। दे वर बेटर प्रोज राइटर्स, कि ये जो है मतलब ये बहुत अच्छे से जो है प्रोज वर्क्स को लिखा करते थे देन पोएट, बिकॉज रिस्टोरेशन पीरियड फेस द नेसेसिटी टू फिट प्रोज विद प्रॉपर इमेजिनेटेड क्वालिटी, क्योंकि रिस्टोरेशन में जो है मतलब
इस नेसेसिटी को क्रिएट किया कर दिया गया था कि उन्हें जो है ये जो राइटर्स जो हैं ये प्रोज़ वर्क्स के लिए फिट बैठते हैं, क्योंकि ये जो है प्रोज़ वर्क्स में जो है अच्छी तरीके से जो है अच्छी क्वालिटी के साथ जो है इमेजिन कर पाते हैं। इसलिए जो है ये जो है बेटर है प्रोज राइटर्स के लिए बजाय कि पोएट बनने के लिए। दे आर नॉट क्लासिक्स ऑफ पोइट्री बट क्लासिक्स ऑफ प्रोज, कि इन्हें जो है मैथ्यू आर्नोल्ड बताते हैं कि इन्हें जो है क्लासिक्स ऑफ पोइट्री नहीं बोला जाना चाहिए, बल्कि इन्हें मतलब क्लासिक्स ऑफ प्रोज बोला जाना चाहिए। ड्राइडन और पोप के लिए बोला था। देन थॉमस ग्रे के बारे में ये बताते हैं, ही इज़ ओनली क्लासिक ऑफ 18th सेंचुरी। सो क्लासिकल राइटर ऑफ 18th सेंचुरी, ओनली क्लासिकल राइटर ऑफ 18th सेंचुरी। ही कॉन्स्टेंटली स्टडीड एंड इन्जॉयड ग्रीक पोइट्री। ये जो है मतलब कॉन्स्टेंटली जो है ये ग्रीक पोइट्री के बारे में पढ़ते थे और उन्हें पढ़कर इन्जॉय करते थे। एंड इनहेरिटेड देयर पीपल पॉइंट ऑफ व्यू, कि साथ ही साथ इन्होंने जो है उनके आइडियाज़ को इनहेरिट करने की कोशिश की और अपनी पोइट्री में जो है अप्लाई करने की कोशिश की। एंड देयर एप्लीकेशन ऑफ पोइट्री टू लाइफ। देन रॉबर्ट बर्न्स के बारे में बात करते हैं। सो ही डिसरिगार्डेड मोरालिटी, कि इन्होंने जो है मोरालिटी को डिसरिगार्ड किया और साथ ही साथ एक्चुअल लाइफ हो। ही लैक्स हाई पोइटिक सीरियसनेस, कि इनकी पोएम्स में हम देखते हैं कि इनकी पोएम्स में जो है पोइटिक सीरियसनेस नहीं होती। और दो हिज पोएम्स हैव पोइटिक ट्रुथ इन डिक्शन एंड मूवमेंट, कि इनकी पोएम्स में हम देखते हैं कि इनकी पोएम में पोइटिक ट्रुथ इन डिक्शन, यानी इनकी पोएम में जो है मतलब स्टाइल के थ्रू जो है पोइटिक ट्रुथ बताने की कोशिश की गई है। बट इनके पोएम्स में जो है हम ये देखते हैं पोइटिक सीरियसनेस नहीं है। बर्न्स पोजेस लार्जनेस, कि बर्न्स पोजेस जो है मतलब बर्न्स जो है इन सब क्वालिटीज़ को पोजेस करते हैं, जैसे लार्जनेस, फ्रीडम, स्पॉन्टेनिटी। बर्न्स डज नॉट हैव फ्लूइडिटी, कि बर्न्स के वर्क्स में हम देखते हैं उनके वर्क्स में फ्लूइडिटी नहीं है, कि मतलब एनर्जी नहीं है उतनी। चौसर वर्ल्ड इज़ रिचर एंड फेयर अकॉर्डिंग टू बर्न्स, कि इनका कहना है, मैथ्यू आर्नोल्ड कहते हैं कि चौसर का वर्ल्ड जो है बहुत ज़्यादा रिच था और फेयर था बर्न्स के वर्ड से। सो रॉबर्ट बर्न्स के वर्ल्ड से भी ज़्यादा जो है रिच और फेयर चौसर का वर्ल्ड था। इज़ बेटर इन स्कॉटिश देन इन इंग्लिश, कि रॉबर्ट बर्न्स जो है वो बेटर है स्कॉटिश में बजाय कि इंग्लिश में। ही लैक्स हाई सीरियसनेस डिज़ायर्ड ऑफ पोइट्री, कि इनके पोएम्स पोइट्रीज़ में जो है सीरियसनेस नहीं है जो कि पोइट्री के अंदर होनी चाहिए। द मैनर ऑफ प्रेजेंटेशन इज़ नॉट एज डीप एज चौसर, कि इनका पोइट्री को मतलब प्रेजेंट करने की जो तरीका होता है वो भी चौसर की तरह डीप नहीं है। अकॉर्डिंग टू रियल एस्टिमेट ही कैन नॉट बी गिवन पोजीशन ऑफ क्लासिक, कि रियल एस्टिमेट्स की तरफ जाकर देखें तो इन्हें जो है पोजीशन नहीं किया जाता क्लासिक्स में, बिकॉज ही वॉज नॉट ट्रूथफुल टू द सब्जेक्ट मैटर, क्योंकि ये अपने सब्जेक्ट मैटर के लिए जो है उतने ट्रूथफुल नहीं थे, यानी ऑनेस्ट नहीं थे। देन अब हम बात करते हैं शेक्सपियर के। सो इन इंग्लैंड देयर नीड्स अ मिरेकल ऑफ जीनियस लाइक शेक्सपियर टू प्रोड्यूस अ बैलेंस ऑफ माइंड, कि मैथ्यू आर्नोल्ड बोलते हैं कि इंग्लैंड में जो है मतलब जीनियस चाहिए था जो कि बहुत फाइन पोइट्रीज़ को जो है शेक्सपियर की तरह प्रोड्यूस करें। एंड ये जो है मैथ्यू आर्नोल्ड जो है शेक्सपियर को बताते हैं कि शेक्सपियर यू आर एज ऑब्सक्योर एज लाइफ इज़, कि शेक्सपियर जिस तरीके से तुम मतलब शेक्सपियर को बताते हैं कि जिस तरीके से लाइफ ऑब्सक्योर है यानी मतलब इग्नोरेंट है, सो उस तरीके से शेक्सपियर तुम भी लाइफ की तरह ही ऑब्सक्योर हो। शेक्सपियर पोजेस आर्किटेक्टोनिक्स, कि इनका कहना था कि शेक्सपियर के वर्क में जो है आर्किटेक्टोनिक्स प्रेजेंट होते हैं। एंड आर्किटेक्टोनिक्स जो है मैंने लेक्चर की स्टार्टिंग में भी बताया था, व्हेन सब्जेक्ट मैटर इज़ ग्रेट एंड देयर इज़ हार्मनी बिटवीन एक्शन एंड एक्सप्रेशन, कि जब जो है सब्जेक्ट मैटर बहुत ग्रेट होता है और एक्सप्रेशन और एक्शन के बीच में हार्मनी होती है। हिज रिलायंस ऑन द एंशिएंट फॉर द थीम्स, कि ये जो है मतलब एंशिएंट राइटर्स पर डिपेंडेंट होते थे एंड उन्हीं के वर्क्स को पढ़कर जो है अपने वर्क्स को कंस्ट्रक्ट करते थे एंड अच्छी अच्छी थीम्स जो है क्रिएट होती थी शेक्सपियर के वर्क से। ही पोजेस इंटेंस फीलिंग फॉर द सब्जेक्ट ही ड्रामेटाइजेस, कि ये मतलब इनके वर्क्स में जो है इंटेंस फीलिंग्स को हम देखते थे कि मतलब जिस सब्जेक्ट को जो है शेक्सपियर चुनते थे सो मतलब इनके वर्क्स में जो है इंटेंस फीलिंग होती थी कि मतलब ये जिस भी तरीके से जो है
अपने वर्क्स में मतलब करेक्टर्स को ड्रामेटाइज करने की कोशिश करते थे। सो वो करेक्टर्स जो है मतलब इंटेंस फीलिंग को जो है दिखाने की कोशिश करते थे। देन अब 3 फॉल्ट्स इन द वर्क्स ऑफ शेक्सपियर। सो मैथ्यू आर्नोल्ड ने जो है इनके शेक्सपियर के वर्क्स में जो है 3 फॉल्ट्स को आइडेंटिफाई किया है। हिज स्टाइल वॉज कॉम्प्लेक्स, कि इनकी स्टाइल जो है बहुत कॉम्प्लेक्स हुआ करती थी। व्हेन द प्रेस ऑफ एक्शन डिमांडेड सिंप्लिसिटी एंड डायरेक्टनेस, कि जब जो है मतलब एक्शन में सिंप्लिसिटी भी होती थी या फिर एक्शन डायरेक्ट भी होता था, तब भी जो है मतलब कॉम्प्लेक्स स्टाइल का जो है यूज़ किया जाता था शेक्सपियर के वर्क्स में। देन इनके वर्क्स में जो है बहुत ज़्यादा इमेजरी का यूज़ किया जाता था और इनका वर्क जो है सिंप्लिसिटी मतलब सिंपल भी नहीं होता था। देन कीट्स इमिटेशन ऑफ शेक्सपियर, कि कीट्स ने जो है शेक्सपियर को इमिटेट करने की कोशिश की इन द वर्क पॉट ऑफ बैसिल। ये एक तरह की पोएम है दैट डज नॉट हैव यूनिटी बिकॉज इट वाज नॉट प्रॉपरली इमिटेटेड, कि कीट्स ने जो है एक वर्क पॉट ऑफ बैसिल को मतलब शेक्सपियर के वर्क्स के बेस पर जो है इमिटेट करने की कोशिश की थी। एंड ये पोएम एक मतलब ऐसी है जो यूनिटी को जो है मतलब अचीव नहीं कर पाई, क्योंकि ये इसे जो है सही तरीके से इमिटेट नहीं किया गया था। इटालियन राइटर बोकेशियो हैंडल द सेम थीम सक्सेसफुली इन डेकामेरॉन, कि इटालियन राइटर बोकेशियो ने जो है शेक्सपियर की इस थीम को जो है सक्सेसफुली इमिटेट करने की कोशिश की अपने वर्क में डेकामेरॉन में। बोकेशियो वॉज नॉट एबल टू ब्यूटिफुली यूनाइट द वर्क वेयर एज कीट्स वॉज अ फेलियर, कि बोकेशियो जो है बहुत अच्छे तरीके से जो है शेक्सपियर के वर्क को इमिटेट करके जो है यूनिटी को भी अचीव नहीं कर पाया था, और कीट्स जो थे वो पूरी ही तरीके से फेलियर थे। देन अब हम बात करते हैं हेलेनिज्म और हिब्राइज्म के बारे में। एंड ये जो कॉन्सेप्ट है ये मैथ्यू आर्नोल्ड के वर्क कल्चर और एनार्की से लिए गए हैं। हिब्राइज्म का मतलब होता है कि वॉट यू हैव ऑलवेज डन, कि जो आप करते आ रहे हो वही चीज़ को करना। नॉलेज दैट वॉट यू हैव बीन डूइंग इज़ बेस्ट फॉर यू, कि इनका मतलब है कि इस नॉलेज में रहना कि जो आप कर रहे हो वो आपके लिए बेस्ट है। एंड हेलेनिज्म का मतलब है कि हर चीज़ को क्वेश्चन करना, क्वेश्चनिंग एवरीथिंग, नेवर बिलीविंग दैट व्हाट यू हैव बीन डूइंग, कि इस चीज़ पर कभी विश्वास ही नहीं करना कि आप क्या कर रहे हो, जो आप कर रहे हो वो आपके लिए सही है, और जो आप मतलब कोई दूसरी चीज़ प्रैक्टिस करने की कोशिश कर रहे हो तो उस पर भी जो है क्वेश्चनिंग करता है। हेलेनिज्म, कॉन्सेप्ट ऑफ हेलेनिज्म। देन वी नीड टू स्ट्राइक अ बैलेंस बिटवीन थॉट, कि इनका कहना है कि हमें जो है मतलब थॉट और एक्शन के बीच में मतलब बैलेंस को स्ट्राइक करना पड़ेगा। ग्रीक पीपल आर फिल्ड विद हेलेनिज्म स्पिरिट, ये इनका कहना था कि जो ग्रीक लोग थे वो हेलेनिज्म की स्पिरिट से भरे हुए थे, एंड ये जो है हर चीज़ को जो है चैलेंज किया करते थे। देन अब हम जो है कुछ क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं। पोइट्री इज़ क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ अकर्स इन, सो उस वर्क का नाम है स्टडी ऑफ पोइट्री। ऑल ग्रेट लिटरेचर एट द बॉटम इज़ अ क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ, मैथ्यू आर्नोल्ड द्वारा ये चीज़ बोली गई है। देन क्वेश्चन नेक्स्ट ये है, द फ्यूचर ऑफ पोइट्री इज़ इमेंस बिकॉज इन पोइट्री अवर रेस टाइम गोज ऑन विल फाइंड एंड एवर श्योरर एंड श्योरर स्टे, ये भी मैथ्यू आर्नोल्ड के वर्क स्टडी ऑफ पोइट्री से लिया गया है। देन फ्रेंड्स इसी के साथ ये लेक्चर ओवर होता है। एंड फ्रेंड्स प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। होप दिस lecture will help you in your UGC NET English literature exams. Thanks friends for listening.